हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। मकसद यह है कि आप गहराई से समझें और वो जो प्रोपेगंडे का जहर है उससे बचें। चूंकि प्रोपेगंडा ही एक अजीब किस्म की एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया की पब्लिक ओपिनियन को बदला जाता है, नैरेटिव बदला जाता है, बल्कि गढ़ा जाता है। जंग को शुरू हुए 133 दिन यानी तकरीबन 4.5 महीने हो गए हैं। इस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स की जो खुफिया एजेंसी है वो ये कह रही है कि जंग के बाद भी हमास बाकी रहेगा। इसके अलावा फिलिस्तीन स्टेट बने ना बने, इस पर अमेरिका और इजराइल के बीच में इख्तलाफ नजर आ रहा है। कुछ अरब मुल्क ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक ऐलान कर दो, हम ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आया है कि रेजिस्टेंस एक्सिस जो है वो ये पक्का इरादा रखता है कि फिलिस्तीन को आजाद कराना है। ये सब क्या कुछ हो रहा है, जंग को अब आगे किस तरफ कैसे देखें हम, इस पर मेरे साथ खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब, जिन्होंने कई जंगें कवर भी की हैं और विदेशों में पत्रकार के तौर पर काम किया है। बहुत लंबा तजर्बा है। जॉन दयाल साहब से तकरीबन 2-1 हफ्ते से हमारी बात नहीं हो पा रही थी। आज फिर किसी तरह से वक्त निकाल करके जॉन दयाल साहब हमारे साथ हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि तकरीबन 4.5 महीने और अब ये कहा जाना कि हमास बाकी रहेगा, जिसके लिए नेतन्याहू पहले दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमास को तबाह ना कर दें, जब तक हम अपने कैदियों को वापस ना लें, तब तक जंग जारी रहेगी। आप कैसे देख रहे हैं? अब इसको मिलाकर अगर आप एक नुक्ता ढूंढे तो वो है कि नेतन्याहू खिसिया गया है और कुछ डर गया है जो उसको सिग्नल्स अमेरिका से मिल रहे हैं, बाइडेन से और वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी से। और क्योंकि अभी उन्होंने हाल ही में वहाँ की टारगेट सिक्योरिटी काउंसिल और CIA तक से बात की है, और उन बातों के बीच में उनके पास ये तो समझ रहे हैं कि उनकी जो इंटरनेशनल सॉलिडारिटी थी वेस्ट में, वो बहुत अरसे से घिसती जा रही थी और अब इतनी घिस गई है कि अमेरिका शायद, और ये मेरा असेसमेंट है, शायद आप लोग इससे ना अकड़ा रखते हो, कि वो समझ रहे हैं कि अगर अमेरिका एक हद तक पहुंच जाता है तो वो रजीम चेंज इजराइल में मांगेगा। इजराइल में नेतन्याहू से कहेगा कि अब काफी हो गया है, हम और इजरायली नेताओं से बात करना मांगते हैं, हम शायद किसी और से आगे जो डिस्कशन है कोई नतीजे तक पहुंचाने के लिए। और ये नेतन्याहू के लिए बड़े खतरे की घंटी है, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है, चाहे अरेबिया में भी जो सपोर्ट एक हद तक इजराइल का था वो बहुत कम हो गया है। ईरान, यमन, लेबनान एक पॉइंट पर अड़ गए हैं कि गाजा में सीजफायर होनी है, गाजा में हमास का अस्तित्व, उसका आइडेंटिटी बरकरार रहना है, और हमास के अलावा पूरे गाजा में और उसके अलावा जो वेस्ट बैंक है उसमें भी उनको स्टेटस को आंटे, मतलब उनका रिकंस्ट्रक्शन करना है, उनको खाली नहीं करना है, उनको मुर्दाघाट नहीं बनाना है, उनमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे गाजा के बाशिंदे सोचे कि उनके हाथ पांव काट दिए गए। ये मेरा असेसमेंट है, जो पिछले 15 दिन में आपसे मुखातिब नहीं हो पाया क्योंकि लड़ाइयाँ हिंदुस्तान में भी और चल रही हैं। और उसमें से बता दूं ये मौका लेके, एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक डेवलपमेंट हमारा कई सालों से है, इंडो पैलेस्टीन सॉलिडारिटी नेटवर्क। एक बहुत बड़ा नेटवर्क
उन क्रिश्चियंस का है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स का, जो इजराइल के खिलाफ और पैलेस्टीन की हिमायत में इंटरनेशनली और हिंदुस्तान के अंदर खड़े हुए हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप है। तो एक तरीके से अगर आप कहें तो मैं उस प्रेशर ग्रुप IPSN की तरफ से गाजन्स को सैल्यूट करता हूं, पैलेस्टीनियंस को सैल्यूट करता हूं, और उनका हौसला को जो 75 साल से कोई हिला नहीं पाया है, उसको एक सैल्यूट करता हूं। उनसे हम काफी इबरत ले सकते हैं, काफी सीख सकते हैं उनसे कि मुसीबत में किस तरीके से रीढ़ की हड्डी अकड़कर, दिमाग साफ रखते हुए और दिल में जोश रखते हुए कैसे मुसीबतों का सामना करना है, वो काबिल तारीफ है और हमारा सैल्यूटेशंस उसके प्रति बनता है। तो ये मैं इंडो पैलेस्टीन सॉलिडारिटी नेटवर्क का एक मेंबर हूँ, पुराना मेंबर हूँ, तो इस वास्ते मैं बोलने की हिम्मत रखता हूँ। जी, आपने बहुत ही अहम बात कही क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, खास तौर पर जो आपने पैगाम के तौर पर और फिलिस्तीनी लोगों के उस जज्बे को जो आपने सलाम किया, ये बहुत ही अहम है। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो फिलिस्तीन स्टेट के जो वादे करने की बातें हो रही हैं, वादे करने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका ये कहता है बहुत ही घुमा फिरा करके कि इजराइल ऐसा एक्शन ले, ऐसा काम करे या ऐसा वादा करे जिससे फिलिस्तीन स्टेट बनने का रास्ता हमवार हो। यह बहुत ही अजीब सी एक टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब से पिछले दिनों एक खबर लीक होकर के आई थी, अमेरिका के कुछ अफसरों ने बताया था कि सऊदी अरब का कहना है कि आप फिलिस्तीन के बारे में बस एक ऐलान कर दो, कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत नहीं है, हम इसी पर ताल्लुकात नॉर्मल कर लेंगे। क्या ये सब इस किस्म के जो धोखेबाजियों की तैयारियां हो रही हैं? मैं इसे धोखेबाजी इसलिए कह रहा हूं कि अब से पहले भी बहुत बड़े बड़े धोखे दिए गए। फिलिस्तीन स्टेट बनेगा, ईस्ट जेरूसलम में राजधानी होगी, अब ईस्ट जेरूसलम में अमेरिका की एम्बेसी है जेरूसलम में, उसको राजधानी बना दिया गया। तो इन तमाम धोखों के बाद और इस 4-4.5 महीने की लड़ाई जो अब तक हो चुकी है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि फिलिस्तीनी लोग ऐसे झांसे में आ जाएंगे फिर? देखिए, इसके पहले के फिलिस्तीनियों को क्या करना चाहिए या क्या होगा, उनका क्या करेगा, मैं आपको थोड़ा अमेरिका को समझाता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को, अमेरिका में यहूदियों को, अमेरिका में जो क्रिश्चियन लॉबी है, बाइबल बेल्ट जो कहा जाता है, जो तकरीबन टोटली वाइट है, उसमें ब्लैक्स नहीं है, वाइट अमेरिकन का ईसाई बड़ा कड़क जो हिस्सा है, इन सबों के लिए एक जो वहां पे लोकल जूइश लॉबी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। उसका व्हाइट हाउस पर, स्टेट के ऊपर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पर, CIA पर एक तरीके से शिकंजा है। ये हिस्टोरिक है, क्योंकि अमेरिका चाहता तो हिटलर को पहले भी मार सकता था और यहूदियों के 60 लाख यहूदियों को बचा सकता था। वो नहीं गया जब तक कि हवाई पर अटैक नहीं हुआ। तो यहां पर एक बात समझनी है कि जब बात आती है पुश कम्स टू शव, तो अमेरिका के लिए, वहां के यहूदियों के लिए और वहां के रेडनेक ईसाइयों के लिए इजराइल यहूदी होमलैंड है, नेतन्याहू की वसीयत नहीं है। तो वहां पर वो जब मौका आएगा, वो नेतन्याहू को इजरायली कॉज से अलग करके देखेंगे। नेतन्याहू का पॉलिटिकल क्या फ्यूचर है वो अलग बात है। नेतन्याहू कब तक मानेंगे कि वो इजराइल को, यहूदियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आजकल जो पिछले 3-4-5 दिन में हुआ है, उससे बात साफ है कि अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, व्हाइट हाउस और व्हाइट हाउस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से ज्यादा घबराहट में इस बात पर है, क्योंकि बाइडेन का इलेक्शन आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप कोई खास ईमानदार आदमी नहीं, बहुत बेईमानी और कई किस्म से मुजरिम है, मगर तब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। वो उस क्रिश्चियन बेल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जो इजराइल की हिमायत करता है। डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिक्स
इसराइल के बारे में, पैलेस्टीन के बारे में, इस लड़ाई के बारे में भी कॉम्प्लेक्स है। डोनाल्ड ट्रंप रशिया के खिलाफ नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप से जो फ्रेंडली टीवी है, फॉक्स टीवी, जो उन्हीं लोगों को, जो मैंने बताया था, रेडनेक्स, क्रिश्चियन बेल्ट के लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। उनके चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट ने पुतिन से एक लंबा इंटरव्यू किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, और उसका पैलेस्टीन के ऊपर भी असर आता है। तो ये सब मिला के बाइडेन की व्हाइट हाउस के लिए दूसरी कोशिश, ट्रंप का रशिया से अपनी दोस्ती को बरकरार रखना, नेतन्याहू की बौखलाहट कि ना उसको सीआईए का सपोर्ट मिल रहा है, ना व्हाइट बेल्ट का सपोर्ट मिल रहा है। ये सब चीज देखते हुए आपने ठीक कहा, अमेरिका ने इजराइल की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हथियार अभी भी किसी भी न किसी बहाने दे रहा है, रसद दे रहा है। रसद का मतलब है बॉम्ब्स, रॉकेट्स, डायनामाइट, जो लड़ाई में खत्म होता है, जैसे वो यूक्रेन को भी दे रहा है। और वो जब तक देता रहेगा जब तक पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं आएगा। वो ऐसा नहीं कहेगा कि हम बंद कर देंगे, क्योंकि अगर अमेरिका ने हथियार देना बंद कर दिया तो इजराइल फिर कुछ चंद दिन ही उसकी फौजें लड़ पाएंगी। ये सब जानते हैं। ये सब देखते हुए मेरा ख्याल है, जो मेरे को एक दिखता है इसमें, एक हमारी तरफ से अगर देखा जाए, फिलिस्तीनियों की तरफ से देखा जाए, तो एक जो ब्राइट लाइट है वो है नेतन्याहू की खिसियाहट। उसको लग रहा है कि इजराइल के ना आ रहे हो मगर उसके बुरे दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। हमास का कहना है कि जंगबंदी तब तक नहीं होगी जब तक पूरी तरह से इजराइल वापस नहीं चला जाता। ये जो पोजीशन उन्होंने ली हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बातचीत में अभी ऐसा लग रहा है कि हमास के फैसले का इंतजार है। अभी अमेरिका और इजराइल परेशान है, हमास का फैसला नहीं बदल रहा है। उसे आप कैसे देख रहे हैं? मेरा विचार कुछ आपसे फर्क है। मेरा विचार है कि हमास बहुत ही रियलिस्ट एक पॉलिटिकल फौज है। वो देख रहा है कि उसके साहस से, जिस तरीके से उसने ये सब सहा है, वर्ल्ड ओपिनियन बहुत बदल गया है। यूनाइटेड नेशंस तक कह रहा है, और वो एक तरह से शुरू से भी टेक्निकली कह रहा था कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की जाती है यूनाइटेड स्टेट से। और ज्यादातर हिंदुस्तान भी हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहता है ऑफिशियली। उसके टेरर को 7 अक्टूबर की किस्से को उसके ऊपर आपत्ति हो सकती है, मगर ऑर्गेनाइजेशन के मतलब किसी भी देश ने, अपार्ट फ्रॉम जो इजराइल के एकदम चमचे हैं, कुछ नहीं उंगली उठाई है। मेरा विचार है कि हमास और उसकी लीडरशिप जो हमास के अंदर है, जो यमन में है, जो कतार में है, जो लेबनान में है, और शायद जो न्यूयॉर्क में है, वो बड़े रियलिस्ट है। वो अगर देखेंगे कि सोल्यूशन आ रहा है, अगर अमेरिका इजराइल पे इतना प्रेशर डाल पाए कि इजराइल भी माने, नेतन्याहू हो या ना हो, तो आप देखेंगे कि हमास बहुत ही मैलिएबल, रीजनेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट रहेगा, जितना हार्ड वो मिलिट्री ओपोनेंट है। अच्छा, जो रेड सी में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही बिल्कुल नए किस्म का डेवलपमेंट है। वो जिस तरह से इजराइल जाने आने वाले जहाजों को रोकने का काम और अमेरिका और ब्रिटेन के जहाजों को रोकने का काम हूथी अंसारुल्लाह कर रहे हैं यमन के, वो एक बहुत ही बड़ा एक डेवलपमेंट है। लेकिन एक साथ साथ एक खबर आई है कि यूएई के रास्ते से सऊदी अरब, उसके बाद जॉर्डन और इजराइल, ये एक पुल के तौर पर जमीनी रास्ता बन गया है और वहां से माल जाना शुरू हो गया है। तो ये दो किस्म के कैरेक्टर्स जो अरब मुल्कों में सामने आए, उसको आप किस तरह से देखते हैं? एक फैसिलिटेटर इजराइल का, एक गाजा की सपोर्ट। आपने जो दूसरी बात कही, इसके ऊपर मैं पहले आना मांगता हूँ। ये पुराना रूट है, इस रूट पे मैं भी गया हुआ हूँ, सक्सेसफुली भी गया हुआ हूँ। और जब दूसरी बारी स्वामी अग्निवेश वगैरह के साथ, नावेद के साथ जाने की कोशिश की तो हम पकड़े गए। इजराइल ने हमको जाने नहीं दिया और पूरे दिन अपनी कैद ही कहेंगे उसको, क्योंकि
बॉर्डर पोस्ट के ऊपर हमको बंद रखा, हमारे पास पकड़ा लिए थे। तो ये जो लैंड रूट है ये ट्रेडिशनल लैंड रूट है, पुराना लैंड रूट है। इससे रसद जाती थी, इससे इमदाद जाती थी, दवाइयाँ जाती थी, और हमेशा से पिछले 75 साल में ये वेस्ट बैंक होता हुआ सारे इलाके को देखता है। अगर लैंड रूट, सी रूट बंद होता है तो ऑब्वियसली बात है कि जो लैंड रूट की जो जगहें हैं जिसमें जॉर्डन लास्ट पोर्ट ऑफ कॉल है, वो ज़्यादा रुकावट नहीं करेंगी, क्योंकि हर किस्म की रसद जाएगी, प्रो इसराइल भी जाएगी, प्रो फिलिस्तीन भी जाएगी। मगर जो दूसरी बात मैं कहना मांगता था, ये हूती के हाथ में शिपिंग कंट्रोल जाना थोड़ा खतरे की घंटी बताता है, पैलेस्टीन के दोस्तों के साथ भी और उसके दुश्मनों के हाथ में भी। ये जो एक बल्क कैरियर के ऊपर रॉकेट अटैक हुआ, जिससे वहाँ के जनरेटर के डीजल इंजन का पाइप कट गया, पूरे शिप को आग लग सकती थी, बड़ा घातक हमला था। और ये अगर प्योरली मिलिट्री टर्म्स में देखा जाए तो हूतीस की शक्ति को एक तरीके से, उसकी ताकत को दिखाता है कि वो कर सकते हैं। मगर वो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अच्छी भी बात हो। उनके अगर उनमें पॉलिटिकल मास्टरी होती, अगर उनमें सिर्फ इमोशनल इशू ना हो, क्योंकि रॉकेट क्या उनके पास इतना इंटेलिजेंस मशीनरी है कि कौन सा शिप दोस्त है और कौन सा दुश्मनों की इमदाद में जा रहा है, रात के अंधेरे में, दिन में, धूल में। जापानी शिप है, किसके पास भी जा सकता है। फ्लैग किसका है, शिप की ओनरशिप किसकी है, कंटेंट किसका जा रहा है। तो वो अगर सिर्फ कहे कि एनिमी शिप को कर सकते हैं तब भी कुछ मान सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है ये सभी वहां पे जो लड़ रहे हैं उनके लिए एक खतरे की घंटी है, खासकर हूथियों की तरफ से एक बात बार बार कही जा रही है कि हम सिर्फ इजराइल जाने वाले जहाजों को, इजराइल की ओनरशिप वाले जहाजों को और ब्रिटिश और अमेरिकन जहाजों को हम टारगेट कर रहे हैं। ये बाकी सारे मुल्क इसमें तिजारत कर रहे हैं और जा रहे हैं, नॉर्मल नेविगेशन है। उसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि वो अंडर सी केबल्स काटने की धमकी की बात जो अफवाह की तरह से उड़ाई गई, वो हम करने वाले नहीं है। बाकी सब लोगों के लिए अमन सुकून है, सिर्फ इजराइल चूंकि गाजा पर बमबारी कर रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जिस शिप के ऊपर अटैक हुआ, जिस बल्ब कैरियर के ऊपर, और एक बात तो आप भी कई बार कह भी चुके, जानते भी है कि शिप की ओनरशिप, उसका फ्लैग और उसका कंटेंट तीन अलग अलग चीजें हैं। ओनरशिप अरेबिया की भी हो सकती है, फ्लैग पनामा का हो सकता है, कंटेंट इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा है, इंडिया आ रहा है या कहीं भी जा रहा है, तीन अलग अलग चीजें हैं। इसमें एनिमी तीनों में से कौन है ये कभी कभी बताना इतना आसान नहीं है, हिंदुस्तान के लिए भी इतना आसान नहीं है। और उसमें जो कमर्शियल शिपिंग को जब आप एक तरीके से पकड़ में लाते हैं, गिरफ्त में लाते हैं, तो वो दोस्त और दुश्मन दोनों के लिए खतरे की घंटी होता है, ये मेरा मानना है। मगर इजराइल को इससे सीख लेनी चाहिए, उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अलावा इसके अमेरिका का जंगी जहाज जो था फोर्ड, वो वहां से हट चुका है, वो बहुत बड़ा ताकत था, दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज है, वो हट गया है, ये एक बड़ी बात है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं, ईरान ने इन सारी रेजिस्टेंस फोर्सेस को सपोर्ट खुल करके किया है। इस वक्त वो कर रहा है नहीं कर रहा है ये वो खुल करके नहीं कह रहे, लेकिन उनकी हमदर्दियां पूरी हैं, कोऑर्डिनेशन है काफी। तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए इतना बड़ा चैलेंज कि अब ये इंतजार करना पड़े कि हमास क्या फैसला लेगा, तब हम कुछ फैसला ले पाएंगे। रेजिस्टेंस को इतना मजबूत जो किया है, क्या आपको लगता है कि पूरा दुनिया का डायनामिक्स, जो डायनामिक ऑफ पावर है, वो पूरी तरह से बदलेगा इसके नतीजे में? नहीं, जो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई थी सोवियत यूनियन के इंतकाल के बाद, जिसमें रशिया अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि उसके रॉकेट बेसेस, उसके व्हीट फील्ड्स, मतलब उसका खाना और हथियार जॉर्जिया में रह गए, यूक्रेन में रह गए, तो रशिया की ताकत काफी कम हो गई।
रशिया की ताकत हमेशा रहेगी, क्योंकि रशिया अपने में आप ही बहुत बड़ा इलाका है, बहुत हिंटरलैंड है उसका, बहुत कोल है उसके पास, बहुत तेल, बहुत गैस है उसके पास। मगर सोवियत यूनियन के पास जो टेरिटोरियल, उसके पास जो एक्सपेंशन था, उसमें बहुत चीजें थी, वो कम हो गई हैं। तो यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका की हो गई थी अकेले। वॉशिंगटन जो कहता है, वॉशिंगटन की जो मर्जी है वही है। तभी उसी के रहते हुए जेरल्ड फोर्ड जैसा जहाज बना पाए। अगर सोवियत यूनियन रहता तो इसको बनाने में सोवियत यूनियन ऑब्जेक्ट करता, या उसके बराबरी में एक और जहाज खड़ा कर देता। मगर जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है, जिसमें गाजा के ऊपर इजराइल का अटैक और कुछ हद तक यूक्रेन के डेवलपमेंट्स ने ये एक्सिस दोबारा एक तरीके से हरकत में ला दी है। रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया को भी आप मान सकते हैं, हालांकि वो बड़ा बिजार देश है। मगर ये एक्सिस का जिंदा होना, ये अमेरिका के लिए एक बात है। और अगर अमेरिका के लिए एक बात है, यूरोप के लिए एक बात है, नेटो के लिए एक बात है, तो यकीनन इजराइल के लिए एक बात है, और बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बात है। जी जी जी। तो यानी ताकत जो है वो अब जो है वो बदल रहा है, हालात दुनिया के बदल रहे हैं, और जिद के साथ शायद काम ना चल सके। नेतन्याहू ने जिस तरह से जिद के साथ जंग जारी रखी है, उसका नतीजा क्या होता हुआ नजर आ रहा है आपको? अब ये कहां जाकर के रुकेगा ये सब? नहीं, ये तो सीज फायर में ही रुकना है, इसमें तो कोई किसी को शक है ही नहीं। सीज फायर में रुकेगा, उसकी शर्तें क्या होंगी? पहली शर्त साफ है, सारे जो पकड़े गए दोनों तरफ से उनको रिहा करना है। लाशों को जो नहीं जा पाई है उनको वापस लाना है। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा, उसको हमास कहेगा और हम भी कहेंगे कि स्टेटस क्वो एंटे जो अटैक के पहले था वो उतना और उससे अच्छा। जब आप अस्पताल को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो स्टेट ऑफ द आर्ट करेंगे, स्कूलों को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो स्टेट ऑफ द आर्ट करेंगे। हम नहीं कह रहे कि हथियार हमास को स्टेट ऑफ द आर्ट दो, मगर स्कूल, अस्पताल, कोचिंग सेंटर्स, स्पोर्ट्स फील्ड्स, हाउसिंग, ऑयल, सड़कें, एयरफील्ड, ये सब तो वापस लाना ही पड़ेगा और अच्छा लाना पड़ेगा। इसके लिए पैसा सऊदी अरेबिया को भी देना पड़ेगा, अमेरिका को भी देना पड़ेगा, बाकी तेल वाले देश हैं जिनके पास नज़दीकी पैसा है उनको भी देना पड़ेगा। ये तो बात साफ है। क्या ज़मीन के अंदर की सुरंगें रहेंगी या ना सुरंगें रहेंगी, ये कोई सवाल नहीं है। अगर आप सुरंगों को कंक्रीट से भर दोगे तो दूसरी सुरंगें खुल जाएंगी। ये तो जैसे नसों में जब खुलाट आ जाता है, तो अगर हेमोराज ना हुआ, अगर मिर्गी नहीं आ गई, तो बॉडी अपने आप नई नसें बना लेती है। रेटिना में हो जाएगा। मैं खुद आपको इसके ऊपर एक एक्सपर्ट लेक्चर दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपनी खुद बॉडी में देखा हुआ है। तो सुरंग की बात नहीं है कि आप कहें कि हमारा सुरंग नहीं बनाएगा, और दूसरी बना लेगा। आप इसमें कंक्रीट भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए, पानी भर दीजिए, तो वो वाली बात नहीं है। मगर जो वहाँ पे सिविक इम्यूनिटीज है, सिविलियन इश्यूज है, वो तो आपको स्टेट ऑफ द आर्ट करने पड़ेंगे। जी जी। और इजराइल की गलती का खामियाजा सारे इन मुल्कों को भरना पड़ेगा, जो उसको देखते रहे, इजराइल के गुनाहों को देखते रहे मुसलसल। इन सबको अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। जिनमें एक हिंदुस्तान है, उसको आगे क्या खाली करनी पड़ेगी चैरिटी की तरह, वो बात अलग है। मगर अभी भी शिपिंग के ऊपर जो थ्रेट्स आए हैं, हमारा जो चीजें हम खरीदते हैं बाहर से, ऑयल इंक्लूडेड, उनके दाम तो रात दुगनी दिन चौगनी तरक्की कर चुके हैं पिछले 3 महीनों में। हमने भी खामियाजा भरा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। और मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि इतनी गहराई से मालूमात आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट्स के जरिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में आप लोग जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।